ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 12, ठीक है, ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्कस किए ऑफ द रेलवे ट्रैक, जिसमें हमने गर्डर्स हैं रेल के, जो रेल है उसके बाद जो है वो उसकी डिटेल हमने डिस्कस की कि उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में फास्टनर्स की तरफ गए कि उसमें स्पाइक्स क्या चीज होती हैं, फिश प्लेट्स क्या है, वेल्डिंग कैसे होती है और क्रीप क्या है इन रेल्स। तो वो सारी जो चीजें थी वो हमने डिस्कस की हैं। अभी जो आप लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द स्लीपर्स, ठीक है, कि ये जो वुडन प्लैंक्स हैं जो नीचे रेल्स के प्रोवाइड किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्लीपर्स। तो आज हम अभी जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे दिस इज ऑल अबाउट द स्लीपर्स, कि कौन से टाइप्स के स्लीपर्स हैं, कौन सा बेटर है, कौन किस टाइप की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि पर रेल हमें कितने स्लीपर्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। So let's begin with the definition. What are sleepers? Sleepers are the transverse ties that are laid to support the rails. ठीक है, ये क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्स टाइज होती हैं जो कि जिसका मकसद क्या है, टू सपोर्ट द रेल, रेल को सपोर्ट देने के लिए, एंड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द रेल टू द बेलास्ट। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्लीपर्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स की शक्ल में भी इसके फंक्शंस लिखे हैं। वो क्या है? सबसे पहला फंक्शन इसका ये है टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द रेल टू द बेलास्ट, ठीक है, रेल से बेलास्ट पे लोड ट्रांसफर करता है। दूसरा क्या है? इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द रेल। जब ये रेल चूंकि इसके साथ जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ चेयर और बेयरिंग प्लेट्स एंड स्पाइक्स, तो तब क्या करता है? इट इट होल्ड्स द रेल एंड इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द रेल। इसके अलावा इट हेल्प्स इन करेक्ट गेज ऑफ द अलाइनमेंट, ठीक है। करेक्ट गेज का क्या मतलब है? गेज मैंने आपको बताई थी कि ये जो स्पेसिंग है बिटवीन द इनर स्पेसिंग बिटवीन द रेल गर्डर्स इज कॉल्ड गेज। तो चूंकि ये इसके साथ फर्मली फिक्स हो जाती है, स्लीपर्स और गर्डर्स का आपस में एक प्रॉपर फर्म कनेक्शन है, जॉइंट है, तो तब उसकी वजह से ये जो गेज है ये डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड अ फर्म सपोर्ट, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एन इलास्टिक मीडियम एंड दैट एब्जॉर्ब ऑल द वाइब्रेशंस एंड ब्लोज फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। जब ट्रेन इसके ऊपर मूव करती है तो उस मूवमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आती हैं और उस वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है क्या चीज? ये जो वुडन प्लैंक्स हैं या ये जो स्लीपर्स हैं। इसके अलावा जो आइडियल स्लीपर्स हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके ख्याल में? एक आइडियल स्लीपर कौन सा होगा? वो स्लीपर सबसे आइडियल होगा दैट हैज द लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर ऐसे स्लीपर्स हैं जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल स्लीपर्स। उसके बाद जिसका वेट मॉडरेट होगा, यानी कम से कम वेट, जो हल्के वेट वाले होंगे उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू वो स्लीपर्स जिनका वेट ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा वो चूंकि ये एक बेरिंग एरिया प्रोवाइड करता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जितना ये इफेक्टिवली और ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प आउट करेगा उतनी ही उस स्लीपर्स की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा वो स्लीपर सबसे अच्छे होंगे, आइडियल स्लीपर्स होंगे जिनको फिक्स करना या रिमूव करना बड़ा आसान होगा। अगर लेट सपोज कहीं पे स्लीपर्स डैमेज हो जाए तो उन स्लीपर्स को रिमूव करना या उनको ठीक करना जो है वो इजी हो, तो ये जो है वो आइडियल स्लीपर में शुमार किए जाएंगे। अब स्लीपर्स हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। उसकी बेस पे हम देखेंगे कि कौन सा जो है इन तमाम आइडियल क्वालिटीज या आइडियल प्रॉपर्टीज के ऊपर उतरता है और कौन सा जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो स्लीपर सबसे बेटर होंगे जिनके मटेरियल वाइज जो है जिसमें डैमेजेस ज्यादा ना
आते हों, ठीक है। इसके अलावा वो स्लीपर सबसे बेटर होंगे जो रेजिस्ट वाइब्रेशंस को और शॉक्स को बेटर इफेक्टिवली रेजिस्ट कर सकें, और वो स्लीपर्स जो इलेक्ट्रिक सर्किटिंग को सपोर्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि जितने भी ट्रैक्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किटिंग की जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किटिंग का फायदा क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किटिंग का फायदा ये है कि जो ट्रेन के या स्टेशन में जो सिग्नल लगाए जाते हैं, या उनका जो कंट्रोल रूम होता है स्टेशन के अंदर, तो उससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई कौन से ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, कौन सा ट्रैक जो है वो खाली है। और इसी तरह जो सिग्नलिंग का जो सिस्टम है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक सर्किटिंग की जाती है ट्रैक्स के अंदर। अब उस इलेक्ट्रिक सर्किटिंग ऐसे की जाती है कि वो सिर्फ ये जो स्लीपर्स हैं ये उसके लिए एक इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करें, ठीक है। अब वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है, अब अगर लेट सपोज एक ऐसा स्लीपर्स लगाएं जो कि कंडक्टर हो, तो कंडक्टर में क्या नुकसान होता है? वो पूरे ट्रैक को क्या कर लेता है? शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक के खतरात जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। इस वजह से स्लीपर्स का जो मेन रोल है वो ये ऐसा होना चाहिए, आइडियल स्लीपर्स वो होते हैं जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किटिंग भी हो, लेकिन पूरे गेज को, पूरे ट्रैक को वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस ना करें, बल्कि सिर्फ जो जहां जहां पे रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसी उन्हीं उन्हीं पोर्शंस में जो है इलेक्ट्रिक सर्किटिंग हो, बाकी एक इंसुलेटिंग मीडियम ये प्रोवाइड कर सके। अब हमें कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रोवाइड करने हैं? अगर आप एज एन इंजीनियर आपसे कोई पूछे कि ये हम एक किलोमीटर की एक रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लीपर्स मंगा रहे हैं, तो आप मुझे हमें बताएं कि हम कितना स्लीपर्स जो है वो ऑर्डर करें। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज M+X, ठीक है। M इज द लेंथ ऑफ द रेल, ठीक है, इन मीटर्स, जो कि यूजुअली हमारे पास क्या होती है? स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल क्या होता है? 12 मीटर से लेकर 13 मीटर के लगभग जो है वो लेंथ ऑफ द रेल होती है। उसके अलावा एक्स क्या है? एक्स एक ऐसा फैक्टर है जो कि वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल फैक्टर क्या है? किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? एक्सिल लोड के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्लीपर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बेलास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो नीचे सॉइल है उसके ऊपर है। अब ये M+X जो है ये मोस्ट ऑफ ये जो दो x की वैल्यूज हैं, या तो 4 यूज किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली, या फिर x की जगह 7 यूज किया जाता है। m तो स्टैंडर्ड लेंथ है जो कि या तो 12 मीटर होती है या 13 मीटर होती है, जो पहले क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं फॉर डिफरेंट गेजेस। जो ब्रॉड गेजेस हैं उसके लिए M+7 है, जो नैरो गेजेस है उसके लिए M+4 है। सपोज आपके पास एक सेक्शन है और आप उसके लिए जो ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज के लिए फार्मूला क्या बनेगा? M+7, ठीक है। क्योंकि गेज ब्रॉड है तो नंबर ऑफ स्लीपर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब M+4 करेंगे तो नंबर ऑफ स्लीपर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रॉड गेज के लिए M+4 है, सॉरी M+7 है। अब M की जगह हम क्या यूज करेंगे? 13, जो कि ब्रॉड गेज में स्टैंडर्ड लेंथ है एक गर्डर की। तो M+7 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी 13+7 विच विल बी इक्वल टू 20 स्लीपर्स पर रेल। 20 स्लीपर यानी 13 मीटर में आपको जो है वो 20 स्लीपर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड। सिमिलरली अगर आपके पास वेल्डेड ट्रैक है, यानी उसमें कोई जॉइंट नहीं है, और एक लंबी ट्रैक है जो कि तमाम ट्रैक को वेल्ड किया गया है, तो तब आप पर रेल नहीं निकाल सकते, तब आप पर किलोमीटर निकालते हैं। और पर किलोमीटर स्लीपर्स जो हैं वो तकरीबन 1540 उसकी तादाद बनती है, ठीक है। लेकिन अक्सर तो हमारे यहाँ बिल्डेड नहीं होते, अक्सर हमारे पास फिश प्लेट्स की मदद से जॉइंटेड होती हैं। तो जॉइंटेड की केस के लिए आप इस तरह निकालते हैं, या तो M+4 से निकालते हैं या M+7 से निकालते हैं। जरूरी नहीं है M+4 M+7, इससे कम भी हो सकती है, M+5 M+6 M+3 M+2 मुख्तलिफ हो सकती हैं। और ये मैंने आपको बताया कि जो एक्स फैक्टर है ये वेरिएबल है, ये इन तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लोड और ये गेज बढ़ेगा उस हिसाब से जो है ये एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी।
अच्छा, ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, वो ये लिखा है कि द स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर इज फिक्स्ड बट एंड डिपेंड अपॉन द स्लीपर डेंसिटी बट इट इज नॉट केप्ट यूनिफॉर्म। यानी ये जो स्पेसिंग है वो है तो फिक्स बट यूनिफॉर्म नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? कौन मुझे बताएगा? शाबाश। ये स्पेसिंग है फिक्स बट यूनिफॉर्म नहीं है। सर ये हर जगह पे एक जैसे स्पेसिंग नहीं होती सर, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी। ठीक है, तो फिक्स का क्या मतलब है? इट इज फिक्स बट नॉट यूनिफॉर्म। सर एक खास जगह पे इसकी स्पेसिंग फिक्स होगी। गुड, आपकी सर इसके अप्रोच मतलब थोड़ी ठीक है। यहां से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आप देखें, ये मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है। दिस इज द गर्डर ऑफ द रेल, जो कि यहां तक है 13 मीटर। ठीक है, ये दूसरा गर्डर है, इट इज ऑल्सो 13 मीटर। उसके बाद ये देखें, दूसरा गर्डर स्टार्ट हो रहा है, दूसरा। ठीक है, और इस पहले गर्डर और दूसरे गर्डर को ये मैंने एक प्लेट लगाई है, फिश प्लेट। तो फिश प्लेट की मदद से इन दोनों गर्डर्स को यहां पे भी ज्वाइन किया है और यहां पे भी ज्वाइन किया है। अब यहां पे आपके पास क्या है? जॉइंट है कि नहीं है? दिस इज द जॉइंटेड रीजन। अब हमेशा क्या किया जाता है, ये फॉर एग्जाम्पल जॉइंट के करीब करीब जो स्पेसिंग है वो कम रखी जाती है और जॉइंट से दूर दूर जो है वो स्पेसिंग ज्यादा रखी जाती है। तो जो जॉइंट के, लेट सपोज ये जॉइंट है, जॉइंट के बाद जो पहला स्लीपर है वो लेट सपोज 1 फीट के ऊपर लगाया गया है। जॉइंट के बाद जो दूसरा स्लीपर है वो फॉर एग्जाम्पल 1.5 फुट के ऊपर लगाया गया है। और जॉइंट के बाद जो तीसरा स्लीपर के बाद जितनी भी स्पेसिंग है वो 2-2 फीट रखी गई है। अब ये क्या है? ये क्या ये यूनिफॉर्म है? नो, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पे 1 फुट है, कहीं पे 1.5 फुट है, कहीं पे 2 फीट है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। बट फिक्स्ड का क्या मतलब है? फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये देखें, ये जो एक 13 मीटर का सेक्शन है उसमें जो पैटर्न है, जो स्पेसिंग है, वो सेम रखी जाएगी फॉर एवरी 13 मीटर सेक्शन। यानी जब दूसरा 13 मीटर का सेक्शन होगा उसमें भी यही स्पेसिंग रखी जाएगी, यानी जॉइंट के करीब 1 फुट और 1.5 फुट, और जॉइंट से दूर दूर जो है वो 2 फुट। बिल्कुल सेम यही पैटर्न हर एक गर्डर में, हर एक 13 मीटर के सेक्शन में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। अब द पैटर्न इज फिक्स्ड, यानी ये जो स्पेसिंग है ये फिक्स्ड होगी, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कि इन सब के बीच में जो स्पेसिंग है ये एक बराबर नहीं, ये चेंज है एक दूसरे से। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट इज क्लोजर नियर द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के करीब करीब जो ये है, इट द स्पेसिंग इज क्लोज एंड वाइडर इन द सेंटर। यानी जब आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो सेंटर में ये स्पेसिंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्पेसिंग आर फिक्स्ड बट नॉट यूनिफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्रॉड गेज के लिए एक टेबल बना हुआ है जिसमें वुडन स्लीपर के लिए अलहदा है और मेटालिक स्लीपर्स के लिए अलहदा है, और मीटर गेज के लिए वुडन स्लीपर्स के लिए अलहदा है और मेटालिक गेजेस के लिए अलहदा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, बिटवीन जॉइंट स्लीपर जो है वो क्या स्पेसिंग रखी जाती है? यूजुअली 300 मीटर जो मिलीमीटर स्पेसिंग रखी है of in case of wooden sleeper. Between joint sleeper and shoulder sleeper 610 meter रखी जाती। between the first shoulder sleeper and the second shoulder sleeper ये 640 रखी जाती है। in case of M+7 ये broad gauge, and 700 रखी जाएगी in case of M+4 यानी जो narrow gauge है। एंड बिटवीन द इंटरमीडिएट स्लीपर्स जो है वो 840 रखी जाए और M+4, और ये जो वैल्यू है ये दिस इज फॉर M+7 यानी गेज के लिए। ये कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप इस इमेज में देखें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये एक गर्डर है, ठीक है, एक साइड पे, और दूसरे साइड पे ये दूसरा रेल का गर्डर है। बीच में क्या है? जॉइंट। अब ये जो बीच में जॉइंट है, तो ये जो पहला स्लीपर ये नीचे आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट स्लीपर। ठीक है, और यहां पे भी ये जो पहला गर्डर है, सॉरी ये जो पहला स्लीपर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉइंट स्लीपर। तो ये जो पहले दो स्लीपर्स हैं जो बिल्कुल जॉइंट के करीब हैं, दैट इज दीज आर कॉल्ड द जॉइंट स्लीपर्स। ठीक है,
उसके बाद ये जो जॉइंट स्लीपर के बाद पहला स्लीपर है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट शोल्डर स्लीपर। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट शोल्डर स्लीपर। यहां पे भी जॉइंट के बाद पहला वाला स्लीपर है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट शोल्डर स्लीपर। उसके बाद फर्स्ट शोल्डर स्लीपर के बाद ये जो नेक्स्ट स्लीपर है, दैट इज द सेकंड शोल्डर स्लीपर। यहां पे भी दिस इज द सेकंड शोल्डर स्लीपर एंड सो ऑन। अगर आप आगे जाते हैं तो फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्लीपर्स आ जाते हैं। तो बीच में जितने भी स्लीपर्स होंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट स्लीपर्स। और ये जो अंदर जितने भी स्लीपर्स हैं तो उसमें पहला जॉइंट स्लीपर है, उसके बाद फर्स्ट शोल्डर स्लीपर एंड सेकंड शोल्डर स्लीपर। अब जो जॉइंट स्लीपर्स हैं, दो जॉइंट स्लीपर अगर हम ब्रॉड गेज की बात करेंगे, नीचे मैंने रेड में मेंशन भी किया है जॉइंट्स ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की केस में ये जो स्पेसिंग है वो बिटवीन जॉइंट स्लीपर्स कितनी रखी जाती है, 300 मिलीमीटर। इस इमेज में आप देख सकते हैं बिटवीन द जॉइंट स्लीपर्स। तो जॉइंट स्लीपर के बीच में कितनी स्पेसिंग है, 300 मिलीमीटर। ठीक है, फॉर वुडन, मेटल के लिए फिर अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन द जॉइंट स्लीपर एंड द फर्स्ट शोल्डर स्लीपर, जॉइंट और फर्स्ट शोल्डर स्लीपर के दरमियान कितनी स्पेसिंग होगी, दैट वुड बी 610। यहां पे भी जॉइंट और फर्स्ट शोल्डर के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज 610। तो इधर आप देखें, जॉइंट and the first shoulder sleeper, the distance or the spacing would be 610 millimeter. Is this clear now? Yes, sir. Students, is this clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, उसके बाद क्या है, सेकंड शोल्डर स्लीपर। फर्स्ट शोल्डर स्लीपर और सेकंड शोल्डर स्लीपर के बीच में ये जो फासला है, ये जो स्पेसिंग है, दैट इज 640। अगर आप इसमें जाएं तो ये मैंने जो ब्रैकेट के अंदर 640 है ये उठाया है, ये 700 नहीं उठाया। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज चूंकि ये जो 700 है दिस इज फॉर m+4 और ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज फॉर m+7। यानी यहाँ पे देखें वैल्यूज विद इन द पैरेंथेसिस आर फॉर m+7। ठीक है, चूंकि m+7 किस लिए यूज करेंगे, ये जो ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज में अगर आप m+7 डेंसिटी लेते हैं और अक्सर ब्रॉड गेजेस में हम m+7 ही लेते हैं, तो तब जो है ये 700 की स्पेसिंग नहीं होगी बल्कि 640 मिलीमीटर की स्पेसिंग होगी। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन एज 640 बिकॉज इट इज ब्रॉड गेज। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट है उसमें 680 है सेकंड और इंटरमीडिएट के दरमियान। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिटवीन द इंटरमीडिएट स्लीपर्स दिस इज 680, क्योंकि ब्रैकेट वाला जो है वो m+7 के लिए है और ब्रैकेट से जो बाहर वाला है दैट इज फॉर m+4। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्पेसिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। अब आप मुझे देखें स्पेसिंग यूनिफॉर्म है कि नहीं है? जी स्टूडेंट्स, इज द स्पेसिंग यूनिफॉर्म? नो सर, यूनिफॉर्म नो, स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए कहीं पे यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 610 है, यहाँ पे 640 है, यहाँ पे 680 है। स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है बट द स्पेसिंग इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का क्या मतलब है, ये देखें इस साइड पे अगर हम जाएं तो यही स्पेसिंग है, अगर इस साइड पे भी जाएं तो ये स्पेसिंग यही रहेगी, इस स्पेसिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगी। सो दैट इज व्हाई द स्पेसिंग इज फिक्स्ड बट नॉट यूनिफॉर्म। Okay, we have different types of sleepers जिसमें आप देख सकते हैं we have wooden sleeper, we have steel sleepers, we have cast iron sleeper and we have concrete sleepers। तो हमारे पास ये 4 different types of sleepers हैं। यहाँ पे we are seeing the comparison of about different types of sleepers। ठीक है, और अगर comparison को अगर आप डिटेल में देखें तो यहाँ पे ये देखें वुडन स्लीपर्स हैं, ये स्टील की स्लीपर्स हैं, CI फॉर कास्ट आयरन स्लीपर एंड यहाँ पे कंक्रीट के स्लीपर्स हैं। तो अगर हम सर्विस लाइफ देखें, सर्विस लाइफ, तो सर्विस लाइफ जो है वो वुडन स्लीपर्स की सबसे कम है विच इज 12 to 15 years, whereas the service life for concrete is maximum and that is 50 to 60 years। अगर आप वेट की तरफ जाएं तो वेट जो है वो वुडन स्लीपर्स का 83 किलोग्राम है, एक स्लीपर का वेट, जबकि कंक्रीट के एक स्लीपर का वेट 267 किलोग्राम है। अगर आप पीछे हम जाएं और आइडियल स्लीपर्स के हवाले से, तो आइडियल स्लीपर में हमने कहा था कि एक ऐसा स्लीपर सबसे बेटर होगा जिसका वेट रेट होगा। अब यहाँ पे देखें वेट की
कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो उसमें वुडन स्लीपर जो है वो या स्टील के स्लीपर्स जो हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू द कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट का वेट बहुत ज्यादा है, तो एक डिसएडवांटेज में चला जाता है फॉर कंक्रीट। लेकिन सर्विस लाइफ इसकी सबसे ज्यादा है, तो ये उसका एक एडवांटेज में चला जाता है। इसी तरह इसकी हैंडलिंग जो है वो मैनुअल है, मतलब ये कोई डैमेज नहीं हो सकती वुडन स्लीपर्स अगर आप कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली स्टील और कास्ट आयरन के भी जो स्लीपर्स हैं वो भी डैमेज नहीं होती, लेकिन जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं उसमें डैमेजेस की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कहीं पे गिर गया तो ये टूट सकता है। दैट इज व्हाई कंक्रीट स्लीपर्स आर नॉट बीइंग हैंडल्ड मैनुअली whereas the rest of the sleepers are being handled manually। जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी मैनुअल हो सकती है, स्टील के भी कास्ट आयरन की भी, लेकिन जो कंक्रीट की हैंडलिंग है, जो मेंटेनेंस है वो मैनुअल नहीं हो सकती। उसको उठाना इतना आसान नहीं है, इट हैज अ वेरी ह्यूज वेट व्हिच इज 267 किलोग्राम। सो उसको ये फिर क्या किया जाता है, यूजुअली जो मशीन वगैरह है, क्रेन्स वगैरह वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो हाई है और क्योंकि सर्विस लाइफ इसकी कम है, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कम है कंक्रीट की, बिकॉज द सर्विस लाइफ इज टू हाई। जो गेज एडजस्टमेंट है वो बड़ा आसान है इन कंक्रीट, इन द कास्ट आयरन एंड स्टील, और वुडन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कंक्रीट में हो ही नहीं सकती। क्यों? गेज एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, हर एक गेज के लिए स्लीपर के अंदर सुराख किए जाते हैं, समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर स्टील के अंदर जो सुराख किए जाते हैं तो स्टील के सुराख और कास्ट आयरन के जो सुराख है वो अगर आप एक पॉइंट पे लगाते हैं और उसको चेंज करते हैं तो उसका चेंज जो है वो बड़ा इजी है। लेकिन अगर आप कंक्रीट में होल्ड करते हैं तो कंक्रीट में कास्टिंग के दौरान जो है वो गेज के हिसाब से उसमें सुराख किए जाते हैं। बाद में जब वो कंक्रीट हार्डन अप हो जाए तो दोबारा इसके अंदर सुराख नहीं हो सकती, तो उसमें ब्रेकेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये गेज एडजस्टमेंट उसमें नहीं हो सकती। लेकिन स्टील में और कास्ट आयरन में गेज एडजस्टमेंट हो सकती है। अक्सर अगर गेज लूज भी कर जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो तब भी आप गेज को टाइट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का मोमेंट ले सकता है। लेकिन ये जो आपके पास कंक्रीट है ये बिल्कुल मोमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है और देयर आर चांसेस कि ये जो गेज है वो, देयर आर चांसेस कि जो स्लीपर है वो टूट जाएंगे। इसके अलावा इसकी ट्रैक सर्किटिंग बेस्ट है। क्यों ट्रैक सर्किटिंग बेस्ट है? एक जो कंक्रीट की इजी है, क्योंकि कंक्रीट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल एज वेल एज आल्सो एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। और स्टील और कास्ट आयरन जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, इस वजह से ट्रैक सर्किटिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इसके लिए इंसुलेटिंग पैड्स जो है वो नीचे लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टील और कास्ट आयरन जो है ये तो कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा दीज आर बीइंग डैमेज्ड बाय एंट्स, यानी दीमक जो है वो खराब कर देता है वुड को, जबकि स्टील और कास्ट आयरन जो है वो दीमक तो खराब नहीं करता उसको, लेकिन कोरोजन जो है वो उससे डैमेज हो जाती है। जबकि कंक्रीट जो है इसमें इस तरह का कोई नुकसान नहीं है, ना एंट्स उसको खराब करती हैं ना कोरोजन उसको खराब करता है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैक इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे यहाँ पे सबकी, क्रीप में भी अगर आप देखें तो क्रीप इसकी एक्सेसिव क्रीप वुडन स्लीपर्स में हो सकती है, जबकि कंक्रीट में क्रीप जो है वो ना होने के बराबर है। लास्ट में है आपका स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब आप वो चीज इस्तेमाल होने के बाद वापस बेचते हैं तो वुडन स्लीपर की भी हल्की फुल्की कॉस्ट होती है, वो आप बेच सकते हैं दोबारा फॉर फ्यूल एंड फॉर अदर पर्पसेस। लेकिन स्टील और कास्ट आयरन की अगर आप देखें उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसको आप मेल्ट करके दोबारा उससे कोई भी चीज बना सकते हैं। लेकिन कंक्रीट जो है जब वो इस्तेमाल हो जाए तो तब उसको इस्तेमाल के बाद फेंकना ही होता है, वो किसी भी चीज के इस्तेमाल में नहीं आ सकती। इसलिए द स्क्रैप वैल्यू फॉर कंक्रीट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब आते हैं वुडन स्लीपर्स की तरफ, वन बाय वन जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी ये कंपैरिजन में ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, वुडन स्लीपर जो है मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ स्लीपर्स हैं, बहुत ज्यादा ये वुडन स्लीपर्स इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं
और एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइड कंफर्ट बहुत अच्छी देता है, और इसकी हैंडलिंग बड़ी इजी है। दैट इज वाई जो वुडन स्लीपर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये है कि आजकल चूंकि फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन का बड़ा इशू है और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन को बहुत ज्यादा जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है, जस्ट टू हैव इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को प्रिजर्व रखने की एक कोशिश की जा रही है, और ट्रीज की जो कटिंग है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो वुडन स्लीपर्स हैं वो अब थोड़े से नापेद होने की तरफ जा रहे हैं, और that is why different alternative materials are being explored to be used as a sleepers despite of wooden sleepers। तो इसके बजाय जो है वो फिर डिफरेंट अदर जो टाइप्स हैं, जैसे स्टील की है, कास्ट आयरन की है, और कंक्रीट के स्लीपर्स हैं, वो अब जो है उसकी तरफ लोग जाना जो है वो शुरू हुए हैं। एडवांटेजेस क्या है ऑफ द वुडन स्लीपर? इकोनॉमिकल है, इजी हैंडलिंग है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी उसकी कंपैरिजन में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, क्योंकि ये फायर को कैच कर देता है तो रेजिस्ट नहीं करता, स्क्रैप वैल्यू इसकी नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई है, क्रैक्स वगैरह इसमें बड़ी जल्दी आ जाते हैं, और डिके वगैरह भी होता है क्योंकि एंड्स वगैरह, दीमक वगैरह उसको खा जाते हैं। जबकि स्टील के स्लीपर्स जो हैं वो भी अल्टरनेटिव हैं, वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव है ड्यू टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टिम्बर। जो अदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो फिर स्टील या फिर कास्ट आयरन ही है, ठीक है। तो स्टील और कास्ट आयरन इट्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है, लेकिन कार्बन कंटेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक स्टील है और एक आयरन है, तो दोनों में सिर्फ वो जो अलॉय है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज तकरीबन दोनों की सेम है कि गेज एडजस्टमेंट इजी है, रिजिडिटी ज्यादा है, स्क्रैप वैल्यू इसकी बहुत गुड है, डिके इसका नहीं होता टर्माइट वगैरह से, लेकिन ठीक है, और फायर हैजोडियस भी नहीं है। जबकि कोरोजन इसके इश्यूज हैं, और साथ में ये जो ट्रैक सर्किटिंग है, यानी इंसुलेटिंग मीडियम नहीं है, ये तो कंडक्टर है, तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कंक्रीट के स्लीपर्स, ठीक है। तो कंक्रीट से भी ये स्लीपर्स बनाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपैरिजन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है, इट्स अराउंड 40 to 50 ईयर्स, ठीक है। और ट्रैक सर्किटिंग जो है वो बड़ा इसका इजी हैंड, बड़ी यूजफुल है बिकॉज ऑफ द पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि ये कंडक्टर है, इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करता है, गेज को मेंटेन जो है वो बेटर रखता है क्योंकि एक रिजिड मटेरियल है। साथ में जो है लोकल रिसोर्सेज जो है, चूंकि कंक्रीट वाइडली अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, तो लोकल रिसोर्सेज की जो है को इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ना होने के बराबर है, एंड इट इज फायर रेजिस्टेंस, यानी इसको आग का जो या इनफ्लेमेबल है, इट डज नॉट कैच फायर। जबकि उसके डिसएडवांटेजेस में एक ये बात है कि इट इज एक्सट्रीमली हैवी वेट, जो कि स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया कि इट हैज अ वेट ऑफ अबाउट 261 किलोग्राम। एक स्लीपर का इतना वेट है, तो आप देखें पर रेल कोई 20-25 स्लीपर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन 20 स्लीपर्स का वेट कितना ज्यादा होगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, और डिफरेंट साइजेस इसमें नहीं बना सकते। उसके अलावा इट कैन बी डैमेज्ड इजीली, अगर आप लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो उसमें इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आखिर में इसका क्या है कि ये इट डज नॉट एब्जॉर्ब मच वाइब्रेशन, यानी अगर आप इसको स्टील के मुकाबले में देखें, या उसको ये जो कहते हैं वुड के मुकाबले में देखें, तो वो वुड जो है ज्यादा वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है, एक फ्लेक्सिबल मीडियम प्रोवाइड करता है, जबकि कंक्रीट उस हिसाब से उतना वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं करता। एंड लास्ट में इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको किसी दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते हैं, कोई रीयूज रिसाइकल नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्लीपर्स, ठीक है। इसको आप खुद भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें, एंड आई होप कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, जस्ट आपने इसको पढ़ना है, यू नीड टू डेवलप अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है।